रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। 4K चौरंगी पे मैं मौजूद हूँ। मैं क्यों यहाँ पर मौजूद हूँ? इसी 4K चौरंगी का अभी कुछ दिन पहले बड़ा एक जिक्र आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, एक वीडियो और उसके साथ एक डिटेल एक वाक़े की। वैसे तो ये डकैती स्नैचिंग कराची वालों के नसीब में लिखी जा चुकी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि जो झंझोड़ के रख देते हैं। ये है वो जगह 4K चौरंगी, कराची का एक मारूफ और गुंजार आबाद इलाका। जनाब, यहाँ पर आपने देखा होगा आज इस प्रोग्राम में ना हम आपको दो वायलेंस की किस्मों के बारे में भी बताएंगे। एक न्यूज़ वायलेंस जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसकी डिटेल और इसकी डेफिनेशन क्या है, और एक होता है जिसको हम बिल्कुल प्रोग्राम के बीच में आपको इसके हवाले से बताएंगे कि वो कौन सा वायलेंस होता है। वो होता है मॉब वायलेंस। मॉब वायलेंस क्या होता है आज आपको ये जानना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि हम जिस शहर कायद में रहते हैं, इन जो वायलेंस की इकसाम है ना, इससे जरा वाकफियत हासिल करने आने वाले दिनों में बड़े काम आएंगे आपके। वो इस वजह से क्योंकि एक वाकया यहाँ पर होता है, न्यूज़ में एक हम लोगों को कराची के हवाले से खबर और उसके फुटेजेस वगैरह जो है वो हमें दिखाई देते हैं कि इसी मकाम के ऊपर डकैती करते हुए दो लोग जो कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो आ गया है सामने, वो डकैती कर रहे थे एज यूजुअल, और यहाँ पर लोगों ने पकड़ लिया उनको और इतना मारा और फिर मारने के बाद ठीक मेरी आंखों के सामने जो जगह है वहां पर जाके चौराहे पे उनको जिंदा जला दिया। एक तरफ तो ये कि कराची वाले इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं इन डकैतियों पे, और फिर हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमने जिस तरीके से सना के हवाले से बात करते हुए कहा था कि लोग एक दूसरे का एहसास नहीं करें। वो मामला ये है कि आप डकैती को रोक सकते हैं मज़ाहमत करने के। अब हम इस हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर आप एक मुश्त होकर जो है उसको रोक लें, लेकिन कभी भी हमने ये बात नहीं की है कि आप कानून को हाथ में लेते हुए किसी को जिंदा जला दें। ये एक ऐसा अमल है जिसको कहा जा सकता है कि हम कानून के उस दायरे को हम पार कर जाते हैं, स्टेट को हम चैलेंज कर देते हैं। जिंदा जला दिया उनको। ये भी किया जा सकता था कि उनकी अच्छी तरह दुर्गत बना के पुलिस के हवाले कर दिया जाता और ऐसा उनका हशर किया जाता कि उनको कम से कम 1 साल तक तो वो डकैती करने के लिए सोचते भी ना, लेकिन जिंदा जला दिया गया। अब ये पहला वाकया भी नहीं है और ये आखिरी वाकया भी नहीं है, ये भी आप मेरी बात लिख लीजिएगा। ये कहलाता है न्यूज़ वायलेंस। न्यूज़ वायलेंस किसे कहते हैं कि जब हम अपनी न्यूज़ में, अपने खासतौर पर टेलीविजन न्यूज़ में, अपनी जो सोशल मीडिया की न्यूज़ है, प्लस हम अपने अखबारात में जब किसी खबर को हम इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि लोगों को एक आप समझ लें कि व्हाट शुड आई से एग्जैक्टली, आई थिंक ये अल्फाज ज़्यादा बेहतर होंगे कि लोगों को प्रोवोक करना कि ये अमल किया जा सकता है। इसको कहा जाता है न्यूज़ वायलेंस, जो कि यहाँ पर सरजद हुआ। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 वायलेंसेस सरजद हुए। बीच में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे मॉब वायलेंस जो है वो किसे कहते हैं और यहाँ पे वो कैसे सरजद हुआ था। यहाँ पर उनको बाकायदा तौर पर जो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जो भी वाकया हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आने की एक और वजह क्या है कि ख्वाजा अजमेर नगर का जो थाना है, मुतालिका थाना जो है, यहाँ पर प्रेशर आता है इस वाकये के बाद से। वैसी प्रेशर डकैतियां हो रही हैं उसको प्रेशर नहीं आता, लेकिन जब ये वाकया हुआ तो उसका प्रेशर खैर आया और आया कि भाई आप FIR दर्ज करें कॉल्प्रिट्स के खिलाफ। अब कॉल्प्रिट्स को, जो असल वाले कॉल्प्रिट्स हैं, जो जिन्होंने वाकई में ये अमल सरजद जिनके हाथों हुआ है, उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन क्या किया जा रहा है कि सिर्फ FIR पुर करने के लिए यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है आम लोगों की तरफ से कि जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था, जो उस वाकये के अंदर मुलविस, तो क्या उस वाकये के ऊपर मौजूद भी नहीं थे, पकड़ के उनको भी शामिल किया जा रहा है सिर्फ खानापुरी के लिए। राह चलते हुए लोगों को ने कहा कि हमें तो राह चलते हुए जो है वो पकड़ लिया गया, यहाँ से गुजर रहे थे, हमें इस पर पकड़ लिया गया। अब ये क्या माजरा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। भाई साहब, आपका ये हेलमेट देख के लग रहा है कि आप एक ऑनलाइन ऐप के जरिए जो मंगवाया जाता है, मोटर बाइक मंगवाई जाती है और कुछ डिलीवर किया जाता है, आप उससे ताल्लुक रखते हैं शोबे से। ये बताइए, कराची में आप रहते हैं, ये खड़े हुई हैं हम लोग 4K चौरंगी पे, जहाँ पर कुछ दिन पहले आपको पता है एक वाकया होता है। यहाँ पे मुश्तिल अफराद जो हैं वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे इन हालात से, जो डकैतियां रोजाना की राजधानी के वाकयात होते हैं, कि उन्होंने वहां से उठाते हुए उनको यहाँ जिंदा जला दिया। बिल्कुल, सिर्फ डकैतियों के हवाले से फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे, वो महंगाई के हवाले से भी फ्रस्ट्रेटेड थे, वो गैस के मसाइल के हवाले से भी फ्रस्ट्रेटेड थे, वो यहाँ का जो है टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल तहस नहस किया हुआ है वो इस हवाले से भी फ्रस्ट्रेटेड थे, वो सिंध गवर्नमेंट के गलत इकदामात की वजह से भी फ्रस्ट्रेटेड थे। सिर्फ एक इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे, उनकी फ्रस्ट्रेशन निकली है डकैतों पे निकली है। जो जिसके हाथ आया, मतलब जो हर एक ताकतवर के नीचे जो कमजोर होता है ना, वो उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। तो उनके उस वक्त वो उनका सॉफ्ट टारगेट था डकैत, उन्होंने उसके ऊपर अपने फ्रस्ट्रेशन निकाली, उन्होंने अपने ऊपर बड़ा सारी भड़ास निकाली और उनको जला दिया।
اور جس حساب سے ہماری ماشاءاللہ سندھ پولیس اتنی قابل پولیس، جس حساب سے جتنی ایکٹیو ہوئی ہے، کلیئر کٹ بول رہا ہوں میں، نام لے کے بول رہا ہوں میں، کہ جس حساب سے ماشاءاللہ ان کو انصاف دلانے کے لیے، ڈکیتوں کو انصاف دلانے کے لیے جس حساب سے اقدامات ہو رہے ہیں، جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، آیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی غریب کو جب یہ مار دیتے ہیں موبائل چھیننے کے پیچھے، کسی دراز والے کو جو ہے نا موبائل چھینتے ہوئے مار دیتے ہیں، وہ بیچارہ منت کر رہا ہوتا ہے کہ یار میرے موبائل کی انشورنس نہیں ہے، میرے پیسوں کی انشورنس نہیں ہے، اس کے پیسے میری جو ہے نا سیلری سے کٹیں گے، جو بھی آپ مجھ سے سنیچ کر جاؤ گے، وہ نہیں دیتا اور اس کو وہ مار دیتے ہیں۔ کبھی اس کے لیے بھی انہوں نے اس حد تک مطلب وہ کی ہے، بھاگ دوڑ کری ہے، اس حد تک ڈکیتوں کے لیے جو ہے نا پیچھے بھاگیں گے، بھائی اس کو کیوں مارا گیا، ناجائز مارا گیا، ناحق مارا گیا، وہ ناحق مارا جائے تو اس کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے، یہ ناحق مارے جائیں تو ان کے لیے جو ہے نا پورا سسٹم جو ہے اپنی جو ہے نا تمام تر سہولت، جو بھی ان کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا بروئے کار لا کر جو ہے قاتلوں کو پکڑنے میں لگ جاتا ہے۔ حالت آپ کی بری ہو، داڑھی میں آپ کے سارے جو ہے نا ڈسٹ پڑی ہو، گرد پڑی ہو، اور آ کر آپ کے اوپر پسٹل رکھے، جو بھی سارے دن آپ نے 2-4 ہزار روپے کا کام کیا ہو وہ پیسے بھی لے جائے، جو بھی 15-17 ہزار روپے کا موبائل ہو وہ بھی لے جائے، آپ نے اس سڑی کری، آپ کو چماٹے بھی کرائے۔ سرکار جس کے اوپر گزرتی ہے نا جانتا وہی ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، آپ 4 گاڑیاں آپ کی پیچھے ہوتی ہیں، پولیس کی 4 گاڑیاں آپ کی جج صاحب پیچھے ہوتی ہیں، آپ کو کس چیز کا پتا کہ بابا غریب آدمی کس طرح جی رہا ہے؟ غریب آدمی جس طرح جی رہا ہے نا وہ جی نہیں رہا، وہ جی نہیں رہا، وہ رل رہا ہے، وہ رند رہا ہے۔ بھرپور طریقے سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ رل رہا ہے، وہ رند رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ ان کے لیے سو موٹو لے رہے ہیں اور ان کے لیے جو ہے نا پولیس اتنے ایکشن دکھا رہی ہے، جنہوں نے آپ کو لگتا ہے کہ جو عمل کیا گیا، ان کو زندہ جلا دیا گیا، وہ جسٹیفائی کرتا ہے؟ میں کلیئر، میں بالکل سب بول رہا ہوں آپ کو کہ بھائی میں اس حق میں ہوں کہ اچھا کیا جلا دیا بھیا۔ ہاں مجھ سے میرے ساتھ 2 دفعہ وارداتیں ہوئی ہیں، میرے ساتھ 2 دفعہ وارداتیں ہوئی ہیں، میرے 4 چھوٹے بچے ہیں بھائی، سمجھے نا، میں کچھ بھی نہیں کر سکا، اور وہ آپ لڑکا یقین کریں گے آپ بمشکل تمام وہ لڑکا 17-18 سال کا ہوگا، بمشکل تمام، اور میں کمزور ہوں اور مجھ سے بھی گزرا تھا، وہ ایسی گاڑی کے آگے اس نے لا کر نہیں لگائی، مجھے لگایا اور نکال کر لے گیا۔ پرانی باتیں بھی کی نہیں ہے، لیکن بہرحال میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سرکار پتہ اسی کو چلتا ہے جس کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ بالکل یہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ قوم کو اور عوام کو اور ایک شہر لاوارث میں آپ عوام کو اس قدر فرسٹریٹڈ کر دیں گے، اگر وہ اس طرح، تو وہ پھر بھول جائیں گے کہ پھر قانون کی کہاں حد ختم ہوتی ہے، کہاں پہ شروع ہوتی ہے۔ غالباً یہ میرے الفاظ جو ہیں وہ کاؤنٹ کر لیے جائیں اس چیز کے لیے کہ دیکھیے کہ اگر یہ ایسا ہوتا نا کہ یہ اکا دکا ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور اکا دکا واقعات میں اگر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ عوام کا یہ کہنا ہے، کیونکہ میں عوام کی نمائندگی کر رہی ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے صحیح ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا، ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن وہی جب ڈکیت جا کر کسی لڑکی کو مار دیتے ہیں سرے بازار صرف ایک چند ٹکے کے موبائل کے پیچھے اور والٹ کے پیچھے، یا کسی کا پیارا چھین لیتے ہیں، کسی پہ گولی چلاتے ہوئے 1 منٹ کے لیے بھی ان کو دیر نہیں لگتی ہے، کچھ سوچتے نہیں ہے کہ وہ کتنا اپنی فیملی کا بیک بون، کتنا وہ اہم شخص ہوگا، تو پھر ان کے لیے اتنا زیادہ ہم سے سوال، اور اتنا پھر جو اتنی پولیس جو ہے وہ اتنے پریشر میں کیسے آ گئی اور کیسے وہ جو ہے وہ پکڑ دھکڑ کر رہی ہے۔ ایک بات کہوں گا، CCTV فوٹیج آج بھی وہ موجود ہے، جو بھی گلشن میں ریسنٹلی واقعہ ہوا تھا کہ وہ جو بڑی کلیشن گوفے لے کر آئے تھے، سمجھے نا، اور انہوں نے وہ ہوٹل کے اوپر وہ جو لے کر آئے تھے اور وہ مطلب ان لڑکوں سے موبائل، چائے پیتے ہوئے ان لڑکوں سے موبائل چھین کر لے کر گئے، بابا ان کو پکڑ لیا، ان کو پکڑ لیا، اگر ان کو پکڑ لیا تو آپ یہاں پر بھی پکڑ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ان کو نہیں پکڑا تو پھر یہاں پکڑنے کا بھی جو ہے نا میں نہیں سمجھتا رائٹ بنتا ہے۔ یہ جو عوام کا اعتراض یہاں پر نظر آ رہا ہے نا، اگر میں ان کو حلق پھاڑ کے بھی، ان کو چلا کے بھی اس بات پہ میں قائل کرنے کی کوشش کروں نا، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے، کنونسنگ پاور کو، کہ یہ دیکھیے آپ نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا، تو ان کے پاس صرف ایک جملہ ایسا ہے کہ میری بولتی بند ہو جائے گی، میرے تمام دلائل ٹھنڈے پڑ جائیں گے، کہ جب اتنے سارے واقعات میں عوام کو نشانہ بنایا گیا تو پولیس کو ایک سر سے، ان کے ایک کان سے یہ خبر گزری، دوسرے کان سے نکل گئی، پتہ بھی نہیں چلا، نہ آج تک بندہ پکڑا گیا، نہ اس کو کبھی سزا ملی، اور آج اگر عوام فرسٹریٹڈ عوام نے یہ کام کر دیا، قانون کو ہاتھ میں لے لیا، تو پھر قانون کو فوری طور پہ ہوش آ گیا کہ اس کے اوپر فوری طور پہ ایکشن ہونا چاہیے، کالپریٹ پکڑنے چاہیے۔ یہ عمل کیسے کیا گیا، قانون کو ہاتھ میں کیسے لیا گیا؟ تو قانون کو تو ہاتھ میں سائمہ بی بی اس وقت بھی لیا جا رہا ہے کہ جس وقت ایک آدمی کو موبائل تو اس کا چھین ہی رہے ہیں، اس کو، اس کی نقدی سے تو اس کو محروم کر ہی رہے ہیں، ساتھ میں گولی بھی مار کے جا رہے ہیں، اس کا خاتمہ کر کے جا رہے ہیں، اس کا حساب تو پہلے دے
دیں, उसके बाद फिर आप बात कीजिएगा. तो यहाँ पर आकर साइमा कंवल के पास फिर कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि मैं इनको कन्विंस कर पाऊं कि हाँ ये बड़ा आपने गलत काम किया और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. ये आपकी और मेरे हमें तो ये बात समझ में आएगी, फ्रस्ट्रेटेड आवाम को समझ में नहीं आएगी. ये जो चंद कदम के फासले पर ये वाकया होता है उनको जिंदा जलाने वाला, उनकी जो दुर्गत बनाई गई थी वो तो इधर बनाई गई थी, लेकिन यहाँ से घसीट के उनको यहाँ पे लेके आया गया. तो यहाँ पर बीच में एक पंक्चर की दुकान है और इनसे जरा मालूम करते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है भाई, कि मुझे बताया जा रहा है हर दूसरा बंदा मुझे यहाँ पर पकड़ के ये कह रहा है कि साइमा बाजी इस वाकये के बाद जो हुआ सो हुआ, उसको तो छोड़े, लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि जो अजमेर नगरी थाना है वहां से जब पुलिस के ऊपर प्रेशर आया कि इस वाकये के बाद से वो जिन्होंने जिंदा जलाया था, जो इस वाकये में मुलविस थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तो वो बजाय ये कि उन लोगों को डायरेक्टली वो पकड़े, उसके बजाय जो है वो हर दूसरा बंदा जो है वो जिसको कोई चल भी रहा है वो मुझे बता रहा है जो कोई वैसे यहाँ पे मौजूद था या नहीं था, वो कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे जो है वो पुलिस उनको पकड़ के लेके जा रही है. ये बात दुरुस्त है या गलत है? सुन रहे हैं हम भी, लेके बेफजलों को लेके जा रहे हैं. बेचारे रिक्शा वालों को जो बेचारे रिक्शे में बैठे हुए थे सो रहे थे उनको भी उठा के ले गए. मेरा छोटे भाई है, उसको भी वो कलर के काम पे से आया था, उसका कोई वास्ता भी नहीं था, नहीं उसको पता था, उसको भी ले गए उठा के बेचारे को. समझ गए, हमें था भी नहीं, दुकान बंद थी. समझ गए, वो कलर के काम पे से आया था, उसने कहा चलो दुकान बंद है, भाई गए भाई नमाज में खोल के बैठे, अभी खोला ही था और शटर ऊपर कर वो आके ले गए उसको. उसका कोई वास्ता भी नहीं, उसका कोई पता है. इस चक्कर में उसको छोड़ नहीं रहे गए. गरीब आदमी है बेचारा, कलर का काम करता है, सो कि नहीं क्या करेगा वो. ठीक है. इनके काम में क्या कर, उसको पता भी नहीं है, उस चीज़ का इल्म भी नहीं था, वो यहाँ था भी नहीं. अच्छा. हाँ, मैं अभी नहीं था, मैं भी नमाज पे गया था 8 बजे, मैं जमात कर 8 बजे का मैं नमाज पे निकल गया था अपने. ठीक है. बस दुकान बंद थी. वैसे अगर इस वाकये के बारे में पूछूं तो लोग बड़े मुश्तिल हुए थे उस दिन, तो ये मुझे बताइए कि जो अमल हुआ आप इसको फेवर कर रहे हैं या आप कहेंगे कि नहीं गलत हुआ? गलत तो अमल क्या, उन्होंने जो इतना तेजी मरा रखी है, अब इतने मतलब हंगामा हुआ, इतनी बड़ी बात हुई है, जाहिर है चलो अवाम ने इनको मार दिया. अगर यही पुलिस वाले इनको मार दे तो पुलिस वालों में क्या होता है कि यार पुलिस फलाने अफसर ने मारा, इसका अहदा बढ़ गया है. गरीब ने अवाम ने मार दिया तो अवाम के ऊपर ये गरीब को तंग कर रहे. लेकिन इसमें ये होता है ना कि पुलिस के पास तो ये अथॉरिटी है, अवाम के पास बकौल पुलिस के ये अथॉरिटी नहीं है, कानून ये हमें कहता है. लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अवाम को मारा जा रहा होता है इन्हीं डकैतों के हाथों, तब क्या आपको लगता है कि पुलिस इतनी एक्टिव होती है? पुलिस एक चीज क्या होगी, अब गरीब आवाम बेचारी पिसती है हर काम में. अब क्या करें, गरीब अब बेचारे गरीब कहाँ जाएं इस टाइम. बेचारा छोटा भाई मेरा है, वालिदा हमारी हो गया जैसी हो जा रही है बेहाल, वो छोड़ नहीं रहे. तो ये तो बात यहाँ पे तो कम से कम थोड़ी बहुत इस बात की तस्दीक हो गई कि ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर लोगों को बगैर देखे कि वो उस वक्त मौजूद थे, वाकये का हिस्सा थे या नहीं थे, उनको पकड़ के लेके जाया जा रहा है. अगर ये ऐसा हो रहा है तो यकीनन इसके ऊपर भी पुलिस के ऊपर एक प्रेशर आना चाहिए कि जो इररेलेवेंट लोगों को या फिर ऐसे लोग जो उस वक्त मौजूद नहीं थे और इस वाकये का हिस्सा नहीं थे, उनके ऊपर भी अगर आप एफआईआर सिर्फ खानापुरी के लिए अगर दर्ज करें तो मेरे ख्याल में कि फिर पुलिस के आला हुक्काम को इसके ऊपर भी नोटिस लेना चाहिए. को लेकर आई हूँ एग्जैक्टली उस जगह पर जहाँ पर सबसे पहले उनको तशद्दुद का निशाना बनाया. मैं अब आपको बताने जा रही हूँ एक वायलेंस की और किस्म, जिसको कहा जाता है मॉब वायलेंस, यानी कि मुश्तिल हजूम की तरफ से जो पुरतशद्दुद या फिर वायलेंस होता है. उसकी डेफिनेशन ये है कि जब लोग बहुत सारी तादाद में, यानी कि उनकी एक तादाद जो होती है वो एक सर्कल से ज्यादा जो हो जाती है, जिसको कहा जाता है कि मॉब बन जाता है, एक हजूम बन जाता है. हजूम जो मॉब वायलेंस है, यानी कि हजूम का ये जो वायलेंस है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इवन के आपकी पुलिस भी नहीं कर सकती. ऐसे कई ऐसे वाकयात हुए हैं कि उसमें पुलिस भी, और मेरी आंखों के देखा एक वाकया है. और वाकया क्या है कि वो जब हम पे अटैक हुआ था और मॉब जो था वो इकट्ठा हो गया था, तो पुलिस को मैंने बेबस देखा था. वहां पर पुलिस हमारे साथ मौजूद थी लेकिन बेबस हो चुकी थी वहां पर. तो पुलिस भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती. बड़ी खतरनाक वायलेंस की एक किस्म है ये. अच्छा, अब क्या होता है वहां पे कि उन डाकुओं को पहले यहाँ पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है. सारे लोग मॉब की सूरत में उन पर पल पड़ते हैं और फिर उसके बाद वो इतने फ्रस्ट्रेटेड आवाम थी, वो इतनी ज़्यादा इस वक्त तमाम तर वाक़यात की वजह से जो मुसलसल कराची के हम लोग उठा रहे हैं इशूज़, और ख़ास तौर पे डकैती और स्नैचिंग की वारदातों से ये लोग और पुलिस से ये की कारकर्दगी से लोग इतने मायूस हो चुके थे कि उन्होंने फैसला किया कि अब ये फैसला हम अपने हाथ में ले रहे हैं. पुलिस पति करती है या नहीं करती, और पुलिस करती भी नहीं है, इस वजह से शायद एक वजह ये भी हो सकती है. वो उन डाकुओं को मारते हुए यहाँ से उनको पूरा वो उसको दायरे में लेके जाते हुए, यानी कि पूरा वहां से टर्न करते हुए उनको घसीट के लेके जाते हुए मक्का होटल पे जाके, जिधर से मैंने प्रोग्राम का आगाज किया था, वहां पर जाके उनको
मार दिया जाता है, यानी जिंदा जला दिया जाता है। ये हुआ था वाकया। अब जरा थोड़ा सा यानी शाहिदीन से भी जरा क्या वाकया हुआ था, हमने तो सिर्फ सुना था या हमने तो सिर्फ देखा था, इस वाकया होने के बाद जिनके सामने ये वाकया हो रहा था जरा उनसे भी मालूम कर लेते हैं। आपको दिखाती हूँ वो गली, वहां से लेकर जिधर से मैंने आपको दिखाना शुरू किया था गाड़ी के अंदर से, यहाँ पर लाकर बिल्कुल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वो पॉइंटेड जगह जहां पर उनको जलाया गया, वो एग्जैक्टली जो थी वो ये जगह थी। भाई अगर आप रिक्शा पीछे कीजिएगा ताकि सही तरह अंदाजा हो जाए। ये वो जगह थी, एग्जैक्टली वो पॉइंट था जहां पर उनको जलाया गया। लाकर कहा जा रहा था कि वो तकरीबन अदमन हो चुके थे और यकीनन हो गए होंगे इस वजह से, क्योंकि जो फासला है जितना उस और जितना मॉब था, मुश्तइल था, जो तशद्दुद बनाया जा रहा था, यकीनन वो एक्सपायर अदमने तो लाजमी हो गए होंगे और उन अदमनों को यहाँ पे आके जलाया गया। अब यहाँ पर बिल्कुल सामने जो थे वो एक साहब मौजूद थे जिनका रिक्शे का कोई इस तरह का, यहाँ पे पूरा का पूरा किया जो है वो रिक्शे का है। साबिर साहब यहाँ पर मौजूद थे, मैं साबिर साहब को ढूंढ रही हूँ, वो एनी शाहिद थे इस पूरे वाक़े के। साबिर भाई थैंक यू सो वेरी मच, आप आ गए हमारी कॉल पे। साबिर भाई आप सामने से बैठे सारा ये माजरा देख रहे थे, हुआ क्या था? हुआ ये था कि कोने पे जो है मोबाइल छीन रहे थे दो लड़कों से ना, तो बाइक को उसने धक्का दिया लड़के ने, तो एक बाइक वाला गिर गया, उसके साथ लड़का, फिर उसके साथ जो पीछे बैठा होता ना डकैत, उसने उसके ऊपर फायर मारा स्ट्रेट उस लड़के के ऊपर, और दूसरा जब फायर मारने लग गया वो फंस गया गोली, उससे वो चली नहीं। तो फिर आवाम जो है, आपको पता है आजकल क्या पोजीशन है आवाम की, फिर ये जब भागे इस गली के अंदर तो आवाम पीछे पीछे भागी, फिर उस गली में इनको जो है ना मारा गया और उसी जगह पे जा मकसद बिल्कुल बेचारों को जान से ख़त्म कर दिया ना। फिर इस तरीके से जैसे इंसानियत तो थे ही नहीं, मकसद उन लोगों में ऐसे लाए कि जानवरों की तरह यहाँ लाके इस जगह पे जलाया उन बेचारों को ना। अच्छा जहाँ तक वो भी तो बेचारे नहीं थे ना, बेचारे तो वो भी नहीं थे, जाहिर है उन्होंने तो गोली अगर किसी पे चलाई है नाते से इंसानियत के नाते से मैं बोल रहा हूँ, मकसद वो तो गलत है, क्योंकि लोग इतने तंग हैं कि जाहिर सी बात है, और डकैत तो फिर गलत काम है डकैती करना। बहरहाल ये है कि हमारे ड्राइवर जो है बेचारे इन चीजों में है ही नहीं, वो अपना रोजी करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं ना। साबिर भाई मैंने सुना है कि इसके वाक़े के बाद फिर जब अजमेर थाना जो है, मुतालिका थाना, क्योंकि ये रोड जो है वो वहीं पे लगती है, वकुआ यहीं पे हुआ है तो उन्हीं का डोमेन है, उनके ऊपर आया प्रेशर के भाई अब यहाँ से वो बंदे पकड़ो जिन्होंने ये काम किया है। तो वो बंदे जो थे, जो नजर आ रहे थे, उनको पकड़ने के बजाय जो थे वो हर रात चलते हुए को, चाहे वो उस वक्त मौजूद था या नहीं था, पकड़ रहे, बस खाना पूरी कर रहे। यही हुआ है बाजी, बिल्कुल यही हुआ है। असल लोग जो हैं वो तो अभी तक ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, वो जो राहगीर थे, चंद ड्राइवर थे हमारे, जिनके बेचारों के माँ बाप भी नहीं है, मकसद बिल्कुल गरीब लोग हैं वो ना, उन पे FIR दर्ज करने के लिए उनको लेके जाया गया है। जी ले गए, उनकी कार्ड भी दी है FIR, जहाँ तक मेरी नॉलेज में। भाई ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे जो है, मुझे तो आप यकीन करो मुझे रोना आता है। मैं 15 मिनट वहाँ बैठ के रोता रहा। मैं इसलिए नहीं रोया कि उसको जलाया है, मैं इसलिए रोया कि ये डकैती देखिए पिछले तकरीबन 10-15 साल बिल्कुल बंद था, अब वो डकैती क्यों हो रही है। मैंने अपने बच्चे का 3 महीने का मैंने फीस नहीं दिया, तो इसका मतलब मैं गाड़ी चलाना भी छोड़ दूं? ये तो हुकूमत का बनाया हुआ खेल है कि लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। हमारे रक्शे में भी कुछ दिन के बाद पंचायतें डालते हैं, ठीक है जी। और ये अब इत्तेफाक में वहाँ था, अगर मैं यहाँ खड़ा होता तो फिर मुझे भी ले जाता। कौन फिर मुझे पूछता, मुझे आप ये बताए कौन पूछता? ये हुकूमत को अल्लाह बेगुनाह लोगों को पुलिस लेके जा रही है, 100% बेगुनाह लेके जा रही है। उनका तो ये बिल्कुल कारोबार बना हुआ है ना, जिसको भी ले गया पैसा मिलेगा। अब अगर मुझ जैसे को ले जाएगा फिर कौन पैसे देगा? फिर वो जेल में सड़ेगा, बच्चे यहाँ ख्वार होंगे। अच्छा आप थोड़ा हौसला रखें, रोए मत। आप ये बताइएगा क्या ये बात दुरुस्त कह रहे हैं? क्या FIR के लिए उन लोगों को लेके जाया जा रहा है जिनका उस वक्त वाकई से कोई ताल्लुक ही नहीं था? कह रहा है उनको लेके जाते हैं ना मैडम। अभी हम तो ये 2 घंटे गाड़ी चला के इधर आधे घंटे की ब्रेक मारते हैं, हमारे को इधर चाय पीने के लिए ब्रेक मारते हैं, उठा कर डाला गाड़ी मिलेगा, हमारा क्या? ये जनाब यहाँ पर इस बात की ये लोग तस्दीक कर रहे हैं कि अजमेर नगर जो थाना है, वो लोग जो कि रेक्टिफाई किए जा सकते हैं, उनको देखा जा सकता है उस फुटेजेस के अंदर, उन कैमरास के थ्रू उनको देखा जा सकता है, उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब ये बेचारे गरीब लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें तो उस वक्त पता भी नहीं था कि मामला क्या हुआ है, लेकिन हम लोगों में से जब हमारे साथ वो लोग जो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे उनको लेके जाया जा रहा है, तो ये एक अलग से एक सानहा जन्म लेने के लिए जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये पुलिस को कहना चाहूंगी कि ये तो चले दोनों अमल आपके सामने हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जिस वक्त एक तो ये जो डकैतों को अवाम ने उनके साथ जो किया, भले कानून को हाथ में लिया, उसको कोई जस्टिफिकेशन तो है ही नहीं इस बात की, लेकिन इंसानियत सो सलूक किया होगा, यकीनन होगा। अगर आप कामयाब हो जाते अवाम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने में,
ये अवाम किसी सूरत में ये अमल ना करती। आपकी कोताही ने अवाम को इतना फ्रस्ट्रेट किया कि वो लाए उनको और उनको साथ इंसानियत से गिरा हुआ सलूक, आप ये अल्फाज चले इस्तेमाल कर लेते हैं हम उनके लिए, लेकिन उनको मौका अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेट और ये हमारी पुलिस ने दिया। माजरत के साथ पुलिस ने अगर सही तरीके से काम किया होता, 1000 प्रोग्राम हम कर करके आपको बता चुके थे कि लोगों ने जिस दिन अपना फैसला सुना दिया वो आपसे फिर वो फैसला ना देखा जाएगा ना आपसे सुना जाएगा, वो कर लिया अवाम ने फैसला। जान से मारना किसी को भी किसी के इख्तियार में नहीं है, इसके लिए कानून होता है, लेकिन जब कानून ही बेबस हो तो फिर अवाम को आप क्या तसल्लियां देंगे या फिर आप क्या भाषण देंगे और क्या भाषण सुनेंगे आपका अवाम। मैं तो कम से कम यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि इसमें कानून क्या कहता है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जानने के लिए गुलफराज खटक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर एडवोकेट हैं। जरा जानते हैं कि ये कानून के जुमरे में कितना जो है ये अमल जो है वो नापसंदीदा है और कितना जो है इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसे वक्त में कि जिस वक्त पुलिस बिल्कुल नाकारा हो चुकी हो और एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने में तो 1000% नाकारा हो चुकी हो, ऐसे में अगर अवाम मुश्तइल होकर ये फैसला करते हैं और कोई ऐसा अमल सरज़द होता है, क्या उसकी सज़ा है, क्या उसमें रिलैक्सेशन है या नहीं है, ये जानेंगे गुलफराज खटक साहब से प्रोग्राम के अगले हिस्से में। अब ये इतना हसास मामला है और अगर इस मामले को बारीक बीनी से अगर देखा जाए तो लिटरली अगर ये वाकयात होते रहे, अब एक तरफ तो हम अगर देखते हैं तो जो पुलिस की नाकामी है आप इसे कह लें या एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी आप कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा, उसके बाद लोगों का जो एग्रेशन है वो बनता भी था। एक तरफ तो ये हकीकत और दूसरी तरफ ये कि ये जो अमल हुआ है अगर इसको हमने थपकी दे दी या हमने कह दिया कि हाँ ठीक है सही है ये तो होता रहना चाहिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल चल के कोई अपनी दुश्मनी जो है जाती दुश्मनी उसके लिए भी जो है वो इस तरीक़ेकार को और इस थपकी को इस्तेमाल कर ले। अब इस हवाले से कानून क्या कहता है, मैं मौजूद हूँ इस वक्त रिनाउंड एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के गुलफराज खटक साहब, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर गुलफराज खटक साहब। गुलफराज खटक साहब, वाकया हुआ है और इससे पहले भी इस तरह के वाकयात वैसे तो होते रहे हैं। हमने देखा कि सियालकोट में भी 2 भाइयों का जो आज से तकरीबन 10 साल पहले इसी तरीके से मोब वायलेंस के तहत जो उनका मर्डर हुआ था उनको भी डकैत करार दिया गया था। अब बात यह है कि 4K चुरंगी पर मुश्तइल जो मोब था लोगों का, उन्होंने वायलेंस के क्रिएट करते हुए उनको पहले जदोकोब किया, अदमरा किया, इतने ज्यादा वो मुश्तइल थे कि उन्होंने फिर उनको जो था वो जिंदा जला दिया चौराहे पर लाकर। अब आप मुझे ये बताइएगा कि कानून इस हवाले से इस मामले को कैसे देख रहा है। मैडम, आपका कंप्लीटली जो है जो सवाल है वो कानूनी पैराए में है कि अगर कोई ऐसा अमल होता है और जो इस तरीके का अमल करता है, इससे कतई नजर कि वो कितनी उसमें इश्तियाल है, कितना उसको जो है उसको नुकसान पहुंचा है या कितनी उसकी जो है माली या जानी या XYZ जो भी उसको नुकसान पहुंचे, लेकिन कानून इसमें किसी भी तरीके से कोई रिलैक्सेशन नहीं देता है। इसमें जो कोई किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और इस तरीके का मॉब जितने भी लोग उसमें शामिल है वो हर शख्स जो है वो इक्वली जो है वो उसका मुजरिम है और उसको उसी अंदाज से जो है वो अदालतें ट्रीट करेगी। जो पेशावर का वाकया था जिसमें मशाल नामी नौजवान को जो है इसी तरीके से एलिगेशन लगा के उनको जो है ना कत्ल किया गया था, तो उस पर फिर अदालत ने और कानून ने अपना रास्ता लिया और उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे और उनके खिलाफ जो एविडेंस आए, चाहे वो सीसीटीवी फुटेजेस सुनी थे, जो मोबाइल पे जो है जो मतलब एक वीडियोस शेयर हुई थी और उसमें जिसका जितना रोल था उस हिसाब से फिर उनको सजाएं दी गई। उसमें से कुछ को सजाए मौत दी गई, किसी को उम्र कैद दी गई, किसी को 10 साल की दी गई, किसी को 7 साल की दी गई, किसी को 3 साल की दी गई। लेकिन इसमें कानून बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई किसी किस्म की कोई रू रियायत नहीं है। किसी को कानून
को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो जो है ना मुनसिफ बन के जो है ना वो फैसले करे और इस तरीके से लोगों की इस जो है ना जानों से खेले। अच्छा, तो ये तो बात क्लियर है, ये बात तो क्लियर है। गुलफराज खटक साहब, आपने जो अभी तक मिसालें हम लोगों ने काउंट की हैं, जैसे कि सियालकोट में 2 भाइयों को जलाने वाला वो वाकया हो, या इसके अलावा मिसाल का जो पेशावर यूनिवर्सिटी में जो मामला हुआ था, तौहीने मजहब का एलिगेशन लगा के एक मोब ने उनको बुरे तरीके से जो था उनको मौत के घाट उतार दिया था। ये जो वाकयात है ना, दोनों वाकयात कंट्रोवर्शियल रहे। इसमें बाद में पता चला कि मिसाल वाला केस भी और फ्रॉम द डे फर्स्ट डाउटफुल था ये 2 भाइयों का जो सियालकोट में आज से तकरीबन 10 साल पहले जो ये कत्ल हुआ था इस तरीके से। अब बात ये है कि जिस वाकये का इस वक्त हम कराची में जिक्र कर रहे हैं, इनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकल आया है कि कई ऐसी वारदातों में ये मुलविस रही हैं। तो क्या एक जो क्रिमिनल है और एक जो ऐसा शख्स है कि जो गालिबन कई लोगों को इस हवाले से जख्मी भी कर चुका है और वहां पे उसने पहले गोली चलाई है, इनमें से एक ने दूसरी गोली चलाने लगा तो गोली अटक गई, ये पता चला है। तो ऐसे में अगर कोई अपने सेल्फ डिफेंस में अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता है और मौत की सूरत इख्तियार कर लेता है, तब भी क्या कानून उनको कानून में किसी किस्म की कोई कतगन है? देखिए, एक सवाल तो पहले इसमें दो जुज आपके बनते हैं। 2 जुज ये बनते हैं कि एक आदमी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला है, चाहे वो कितना ही क्रिमिनल क्यों ना हो, तो ये भी कोई जवाज नहीं है। वो उस कानून जो है ना, फिर भी आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि ये फैसला फिर अदालत ने करना है। और महज़ब दुनिया में और जहाँ पे लॉ नहीं है, कानून नहीं है, ट्राइबल्स बेल्ट है, वहाँ पे तो शायद जो है ना लोग अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन यहाँ पे इदारे हैं और अदलिया है, तो ये फैसले उन्होंने करना है कि कोई कितना मुजरिम है, कितना मुजरिम नहीं है, उसको क्या सजा देनी है, क्या नहीं सजा देनी। ये फिर भी मैं कहूंगा कि ये किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे वो कितना भी कोई क्रिमिनल हो। लेकिन आपने दूसरा सवाल इस जुज में कहा था सेल्फ डिफेंस में, तो सेल्फ डिफेंस में तो बिल्कुल एक कोई शख्स जो है वो अपना सेल्फ डिफेंस का हक जो है ना वो मतलब है कि वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मॉब जो है वो उसको जो है ना वो आए और उसको मारे पीटे, नहीं। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि आपने किसी पर हमलावर हुए और उसने हमलावर हुए तो उसने जो है ना रिएक्ट में जो है ना आप पे जो है ना वार कर दिया, तो ये सेल्फ डिफेंस हो गया। आपको ने बचा के और फिर आपके ऊपर जो है ना उन्होंने जो है ना उसी बचाने के दौरान आपके ऊपर हमलावर हो गया कहते हैं, तो इसको सेल्फ डिफेंस कहते हैं। तो इसमें तो गुंजाइश है, जनरल एक्सेप्शंस हैं कहते हैं कि वो जो है मतलब कि हर आदमी को जो है वो मतलब कि यानी अपनी जिंदगी जो है ना हर आदमी को एक मजहबी भी है और फिर उसी मजहब को जो है फिर कानून ने भी जो है ना आगे इसमें एक्सेप्शन दिए। लेकिन मॉब का जो है ना वो फिर वो सेल्फ डिफेंस में नहीं आएगा, वो उसकी तारीफ में नहीं आएगा। आपने कहा कि ये काम है कि ऐसे क्रिमिनल्स को सजा देना कानून का इख्तियार है, अदालत का इख्तियार है। पुलिस पकड़ेगी, अदालत में कार्रवाई होगी, अदालत में ट्रायल होगा। आप एक ओहदे पे फाइज हैं, बड़ा अहम ओहदा है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का। मैं अब जो सवाल करूंगी वो आपसे इस पैराए में करूंगी। गुलफराज खटक साहब, आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी तकरीबन जो है वो कानून के खिदमत करते हुए, कानून को देखते हुए, कानून की नोक पलक को दुरुस्त करते हुए आप लोगों की गुजरी है। आप लोगों का शायद मैं ये कहना बजा होगा कि हम जिस नजर से हम जहां तक देख सकते हैं, आपकी नजर ही वहीं से शुरू होती है कानून के मामले पर। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि इतने 3 दहाइयों की अगर मैं बात करूं, जब से खास तौर पे ये जो स्नैचिंग वगैरह का ये मामला शुरू हुआ है और जो इस वक्त हालात हैं, जो मुजरिम पकड़े जाते हैं जिसके बारे में पुलिस दावा करती है कि भाई हमने पकड़ लिए हैं, आए दिन उनका वो जो है वो पेज के ऊपर उनके पे आ रहा होता है, उनके अलर्ट्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद अगर वही मुजरिमान, वही स्नैचर्स कानून से ही बाइज्जत बरी होकर बाहर निकलते हैं और दूसरे दिन से वो ये कार्रवाई शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद अवाम ऐसा कोई फैसला करते हैं, तो क्या तब भी कानून ये कहेगा कि नहीं, फिर भी आप कानून को फॉलो करें, अगला बंदा फॉलो करे या ना करे? देखिए, इसमें तो आपका सवाल डेफिनेटली आपके भी जज्बात, एहसासात, ऐसे इवेंट्स होते हैं तो आप लाजमी बात है आपका जो है आप इस शहर के, इस मुआशरे की फर्द हो, तो आपके एहसासात तो बिल्कुल बजाने में है। फिर आपने इस चीज़ को जो है ना, उसमें मेरे ख्याल से आपके एहसासात का ज़्यादा
मुझे अमल दखल नजर आ रहा है। नहीं देखिए सर, जब हम ये प्रोग्राम करते हैं ना सर, मैं आपको बताती हूँ, आपने चूंकि जाती उस पर बात की है, मेरा कोई भी सवाल जो है ना उसमें मेरे जज्बात नहीं, बल्कि मैं जहां से जज्बात लेकर आ रही होती हूँ, दिखा रही होती हूँ, जिस एट द स्पॉट में जिन लोगों से मिल रही होती हूँ, ये उनके जज्बात और उनके सवालात होते हैं कि जो कि मैं नुमाइंदे के तौर पे आपके सामने पेश कर रही हूँ। देखिए, मैं आपकी जज्बात को सलाम पेश करता हूँ, कदर की निगाह से देखता हूँ। मेरा कतन आपकी दिल आज़ारी नहीं था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आपने मुझे कानून के मुताबिक जो है ना एज ए लॉयर के तौर पर मेरा इंतखाब किया है, तो मेरे पास जो है ना, मेरे पास बिल्कुल लिमिटेड जो है मैं वो है ग्राउंड्स हैं, मैं उससे बाहर जो है वो नहीं निकल सकता, वरना अगर शायद हाँ, तो इस वजह से क्या कहते हैं, मैं फिर भी कहूँगा हाँ, इसमें मैं किसी भी तौर पर, क्योंकि मैं असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हूँ, मैं जो है वो हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें मैं आपकी एक एक बात से जो है एग्री हूँ कि प्रोसिक्यूशन बहुत ही कमजोर होती है, बहुत ही उनकी नेग्लिजेंस होती है, बहुत ही उसकी कमजोरियां होती है कि जिसकी वजह से जो है वो मुल्जिम जो है वो उस चीज का फायदा उठाता है और वो बाहर निकल आता है। अगर मैं उसमें कानून में तो वक्तन फौक्तन जो है डेफिनेटली कमी बेशी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियां होती रही है, और आज की जो जदीद जो है वो आई है, क्या कहते हैं, जो एविडेंस आई है उसको वो एडमिसिबल है, तो उसका वो सहारा ले सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क को, इस मुआशरे को इतना पोलिटिसाइज कर दिया गया है कि वो चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो जब इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो उस वजह से वो कमी बेशी रह जाती है जिसका मुल्जिमान फायदा उठाते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से सिंसियरली जो है और बिल्कुल जो है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या कहते हैं कि ये रियासत की जिम्मेदारी है किसी शख्स की जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, और उस शख्स की भी जिम्मेदारी है कि जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वो अगर उसकी अपने फराइज को सरअंजाम देगा, और अगर 100% नहीं, अगर 85% भी, 70% भी, मैं लिटरली आपको कहता हूं कि 100% नहीं वो एफर्ट्स करे, 90 नहीं करे, अगर वो उसको एक परसेंट भी जो है उसको मैं एज नहीं दूंगा, लेकिन अगर वो 75% भी अपनी एफर्ट्स करेगा तो मैं लिख के देता हूं, क्या कहते हैं, कि अदालतें कभी भी ऐसे मुल्जिमान को नहीं छोड़ती। यानी कि आपका भी यही पॉइंट है जो हमारा पॉइंट है कि कानून का शिकंजा उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि उसका इम्प्लीमेंटेशन मजबूत बुनियादों पर ना हो, जो कि अभी कमजोर है। आपने जिस तरीके से कहा, मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूंगी, आपने बहुत ही नपे-तुले अल्फाज में बहुत ही एक जो पॉइंट था आपने बिल्कुल आपने मिनोवन के बगैर जो है वो आपने उसको जबरदस्त किस्म तरीके, मतलब मिनोवन के साथ आपने उसको जबरदस्त तरीके से आपने प्रेजेंट कर दिया। गुलफराज खटक साहब, अभी देखें ये जो मामला हुआ है, अब बात यह है कि अगर हमने इस चीज को फरोग दे दिया कि ये मॉब वायलेंस, दूसरी तरफ ये सवाल उठता है इस तरीके से कि हमारे मुआशरे में तो फिर ये भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता आगे चल के इसी चीज का फायदा, इसी शय का फायदा उठा के कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जाती दुश्मनी, अगर किसी से फर्ज करें कि मेरी दुश्मनी है, अच्छा ठीक है सही है, इसको किस तरीके से इसको रास्ते से हटाना है, चलो इसके ऊपर कोई इल्जाम लगा दो कि ये डकैती कर रहा था, ये तोहनी मतलब इस तरह के कोई वो कर रहा था, मैंने इसको पकड़ा है तो लोगों को मैं मुश्तइल कर दूं और वो इस तरीके से कर दूं। क्या इसका एहतमाल हो सकता है इस माशरे के अंदर इसको धमकी दी गई तो? बिल्कुल, इसमें इसी चीज को जो है बार बार जो हम इस पे इन्फेसाइज करते हैं ताकि इसका शाइबा नहीं रहे, और ये अगर हमने थोड़ा सा भी इनको एज दे दिया तो हमारा मुआशरा जो है लैंड माफिया, ड्रग माफिया, वाटर माफिया, ये 90% ये माफियाज जो है ऐसी जो है, अगर आप मेरे ख्याल से आप अगर मैं जो है मैं अगर गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से आप इसका शिकार भी हो चुकी हो गए थे। किसी माफिया के खिलाफ अगर आपने आवाज उठाई है तो उसने उसका कोई और रंग देकर आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तो ये तो हमारे मुआशरे में आम है। इसमें लैंड ग्रैबर, ड्रग माफिया, वाटर माफिया और जितने भी माफियाज हैं वो यही काम करती है। कोई भी इज्जतदार शख्स अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसका जीना महाल बना देता है। वो कोई ना कोई जो है ना उसको किसी शिकंजे में ले आते हैं।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुलफराज खटक साहब, आपने बहुत ही जामे अल्फाज में, और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपने लगी लिपटी कोई भी नहीं रखी, आपने जिस तरह का था पॉइंट टू पॉइंट आपने इस हवाले से अपने जो है वो कानून क्या कहता है वो आपने बता दिया। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए जो वाकया हुआ है, इससे पहले आपको याद होगा 15 दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया था, और उस वक्त मैंने जाके जब 32 साल सना को डकैती की मुजाहमत के ऊपर कत्ल किया गया था, उसके भाई भी वहां पे मौजूद थे, और भरे बाजार में उसको कत्ल किया गया था 17 गुलिस्तान जौहर में। आज से तकरीबन ये वाकया हुआ था तकरीबन 5 जनवरी 2023 को। उसके बाद मैंने जब प्रोग्राम किया तो मैंने वहां पर जाकर लोकेशन पे जाकर जितने भी वहां पे बाजार लगा हुआ था उसमें मैंने पकड़ के लोगों को कहा कि आपने रोका क्यों नहीं था उस वक्त। अगर आप कर देते और अगर उस पर गोली चल गई थी तो कम से कम आप 2 कदम के फासले के ऊपर दारुल सेहत हॉस्पिटल था, आप उसको वहां पे ले जाते। तब आपने देखा होगा कि लोग जो थे वो, हमने उस हवाले से उनसे जब बात की तो हमने या आपसे कहा कि खुदा के लिए जब डकैती हुआ करे तो थोड़ा सा आप ये ना हुआ करे कि बस लुट रहा है, गोली चल रही है, इसकी बस यहीं तक आई हुई थी, उसको छोड़ दें। हमने एक तरफ आपको ये कहा, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये मॉब वायलेंस की अगर हम बात करें, और इसमें हम मीडिया को भी ये कहेंगे कि देखिए न्यूज वायलेंस का जो मैंने पैराया आपको बिल्कुल शुरू के में बताया है कि न्यूज को जब आप प्रेजेंट करें, ये हम मीडिया वालों की जिम्मेदारी है, तो हमें इस तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए कि लोग डकैती का ये जो खबर इसको मिल रही है या इस तरह का कोई भी मामला है, लोग उसको जो है वो एक फैसिनेटिंग नहीं, या बल्कि उनके दिमाग के अंदर वो घुसे इस तरीके से नहीं कि वो वही चीज प्रेजेंट करें, बल्कि उस तरीके से कि वो मोहतात हो जाए। जो मॉब वायलेंस है, मॉब वायलेंस का ये कि जो इस मामले में हम देखते हैं तो हमें अभी तक वहां पर कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिला था जिसने ये कहा हो कि वो मतलब ये गलत हुआ है, या इस हवाले से उन्होंने, सच्ची बात है कि पूरे प्रोग्राम में कोई बात नहीं की, लोग इतने ज्यादा मुश्तइल हो गए। मैं सिर्फ पुलिस को ये कहना चाहूंगी कि अगर पुलिस का क्या काम होता है, पुलिस का वजूद जब हम होना तो ये चाहिए कि जब हम पुलिस की कोई गाड़ी देखें ना, उसके ऊपर जो हूटर लगा होता है, जब हम उसको देखें ना अपने आसपास, तो हमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो। अगर आप एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाते हैं ना, तो फिर इस तरह के वाकयात जन्म लेते हैं, और फिर अगर ऐसा कोई वाकया दोबारा जन्म लेता है और उसमें कोई खुदा ना खास्ता अपनी दुश्मनी के बिना इसी वाकये को मिसाल बनाते हुए और इसी थपकी का फायदा उठाते, फर्ज करें कि अगर कोई कल इस तरीके से किसी बेगुनाह शख्स को इस तरीके से मार दे अपनी दुश्मनी की एक रंजिश में, ये मॉब वायलेंस के तहत, और इसी को मिसाल बनाते हुए, तो मुझे ये बताइएगा कि इसका तमाम तर जो इसका क्रेडिट है कहाँ पे जाएगा। तो सिंध पुलिस को मैं ये कहना चाहूंगी, खासतौर पे पुलिस को, कि आपका मकसद इस जगह पे होने का ये है कि आपकी वजह से एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो। एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने में जब आप नाकाम हुए थे ना, तो ये ऐसे वाकयात हो रहे हैं, और कुछ पता नहीं है कि अगले कुछ दिनों में फिर आपको ऐसी कोई वाकयात जो है वो सुनने को मिले। तो खुदा के लिए जरा थोड़ा सा होश में आइए और थोड़ा सा एहसास दिलवा दीजिए एक दफा हम लोगों को भी कि हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे पुलिस भी, और पुलिस का काम है मदद हमारी, ना कि किसी और की। और पुलिस अगर आप एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलवाइए, ऐसे वाकयात नहीं होंगे। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।